हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, जो भी रोचक खबरें निकल कर आ पाई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। साथ ही साथ हम थोड़ी सी थाईलैंड और कैम्बोडिया की भी बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं जल्दी जल्दी। हम देखते हैं कि आज क्या कुछ देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट लाइन की ओर ही देखते हैं, जूम इन करके। आज मैं यहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स हैं इनको नहीं पढ़ूंगा डिटेल में, क्योंकि आज हमारे पास बात करने के लिए काफ़ी सारी बातें हैं। अगर मैं एक एक डिटेल आपको बताऊं तो शायद 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। इसी वजह से मैं केवल आपको मुख्य अपडेट्स बताता हूं। ये जो गांव आप देख पा रहे हैं ओस्तापिव्स्के, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इसके वीडियो सबूत भी निकल कर आए थे। ये कुछ दृश्य मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ बमबारी देखने को हमें मिलती है, और साथ ही साथ अगर देखें तो एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं यूक्रेनियन सेना के, नहीं रूसी, हाँ यूक्रेनियन सेना के ठिकानों पर। ये रूसी सेना का जो अभियान है उसको पूरा समराइज करके और एक वीडियो पब्लिश किया गया है, अलग अलग एपिसोड्स, जिसके आधार पर यह सफलता मार्क की गई है। ये वॉस्तव ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एक मैप करेक्शन और किया गया है यहाँ पर। एक छोटी सी ये जो फार्म हाउस के आसपास ये जो मैदानी फील्ड है, खेत खलियान के इलाके हैं, ये यूक्रेन के कंट्रोल में दिखाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से कंटेस्टेड इसको रखा गया था। लेकिन अब विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा, जो कि रिलायबल हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत समय से ही यूक्रेन का कंट्रोल स्थापित है। यहाँ पर रूसी सेना के शायद कभी कोई अनस्टेबल फोर्सेस या रिकॉनेसेंस फोर्सेस, जो कि जानकारियां इकट्ठी करने के लिए भेजी जाती हैं, वो कहीं पे ऑपरेट किए होंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कभी रूसी सैनिक मौजूद नहीं थे, जिसके कारण हमने ये बदलाव किए। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ रूसी सैनिकों को बंदी बनाया गया था यूक्रेनियन सैनिकों के द्वारा। ये बहुत पहले की वीडियो है, ये ओल्ड वीडियो है मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले की, जो कि निकल कर आई थी। और एक और छोटा सा ये मैदानी इलाका सेम किया गया है ये यूक्रेन के पाले में, येलो कलर में। हालांकि आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर मैं वीडियो के बीचों बीच आपको बताऊंगा, 4 से 5 मिनट जब हो जाएगा वीडियो का उस समय, क्योंकि पहले हम फ्रंट लाइन देख लेते हैं। जो मिर्नोग्राड है, यहाँ पर सिलसिला जारी है बमबारी का। यूक्रेनियन सेना बम पे बम और खा रही है, इसका सिलसिला लगातार जारी है। ये एक गांव, इसकी भी हम बात करते हैं। ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इसको दिखा दिया गया, इसका नाम भी आप देख सकते हैं। ये सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज देखने को मिलती है। बाकी कॉन्स्टेंटिनोव्का की ओर तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। कुछ बातें करने के लिए सिवियर्स्क में है। सिवियर्स्क में आप देख सकते हैं, ये काफी सारा इलाका, ये लाल इलाका जो है, ये रूसी सेना कंट्रोल में दिखा दिया गया है। और अगर एक अनुमान लगाने की हम कोशिश करें ये सफलता को जोड़कर, तो इस शहर का 2/3 भाग एक्चुअली अब रूसी सेना के का कंट्रोल में आ चुका है। कहने के मतलब 66% लगभग, हाँ 66%, 60% से ज्यादा जो शहर का इलाका है ये आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमान शहर के आसपास भी बहुत सारे एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं। और सिवियर्स्क शहर के पिछले छोर से ये मैं बस एक एरो खींचकर आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से रूसी सेना यूक्रेनियन सैनिकों को घेरने की तैयारी कर रही है पीछे के रास्ते से। ये भी यहाँ पर अभियान चल रहा है रूसी सेना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कुपियांस्क में बात करेंगे। उत्तरी कुपियांस्क में बिल्कुल जाते हैं हम। कुपियांस्क शहर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हालात रूसी सेना के लिए अभी अच्छे नहीं है। यूक्रेनियन सेना के लिए कितने अच्छे हैं कितने नहीं, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी नुकसान के आंकड़े निकल कर नहीं आ पाए हैं कि क्या कितने हैं। लेकिन अंदाजा लगाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं एक अनुमान देने की कोशिश करूं कि कहां कहां से यूक्रेनियन सेना के द्वारा काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन एरोस के माध्यम से कुछ इस प्रकार से काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। उत्तरी छोर से भी इस प्रकार से
हो रहे हैं काउंटर अटैक्स। एक एरो मैं और खींच देता हूँ, इस प्रकार से ये रहा। और समरी पढ़ते हैं यहाँ की हो क्या रहा है। डिटेल रिपोर्ट, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ यूक्रेनियन यूनिट्स कंटिन्यू अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू रीच द रियर ऑफ रशियन forces along the primary objective of Ukrainian forces remain cutting off the supplies to Russian troops in Kupiansk. The tactic of large number of small groups from various directions appear to be based on the principle of someone will dug in. कहने का मतलब कि यहाँ पर जो टैक्टिक है, जो तरीका अपनाया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा, ये बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में तीन तीन सैनिक या चार चार सैनिकों के छोटे छोटे ग्रुप्स 100-150 की संख्या में आप लगा लीजिए, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भेजे जा रहे हैं उत्तर की दिशा से, पश्चिम की दिशा से, साउथ की ओर से भेजे जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि अगर हम 100-150 ग्रुप्स भेजेंगे, तीन तीन चार चार छोटे सैनिकों के ग्रुप्स, तो कोई ना कोई ग्रुप को तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रूसी सेना की ये जो सप्लाईज आ रही हैं यहाँ पर, इनको काटना। लेकिन इसमें कितना सफल होगी यूक्रेनियन सेना, ये अभी के लिए हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते। थोड़ा सा वीडियो सबूत आए उसके बाद फिर हम इस पर बेहतर तरीके से कमेंट करें। लेकिन हाँ, एक चीज फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर संघर्ष जारी है। ये रूसी सेना के लिए इतना आसान नहीं है इसको मैनेज कर पाना। संघर्ष रूसी सेना के लिए है। कुपियांस्क शहर में इस समय बीते एक हफ्ते से हमें देखने को मिल रहा है। वोवचांस्क शहर के निचले छोर में ये सफलता आप देख पा रहे हैं, ये मार्क की गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। विल्चा गांव में एंट्री ले चुकी है रूसी सेना और विल्चा गांव के रिहायशी इलाके में भी सफलता है, जैसा कि आपने देखा। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट बस हम रीड कर लेते हैं। इसमें 121 ड्रोन्स का इसमें मेंशन था और यहाँ पर हो जाती है समाप्त इनकी रिपोर्ट। आगे हम यूक्रेनियन एयर डिफेंस रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि आज राजनीतिक खबरें ज्यादा कुछ खास है भी नहीं। 110 ड्रोन्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने हमले करने के लिए। पश्चिमी यूक्रेन में भी एक पावर प्लांट है, मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये मेरे ख्याल से हाँ लिविव में नहीं है, लेकिन हाँ ये आप देख सकते हैं पश्चिमी यूक्रेन में है ये पावर प्लांट। और सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से पहचाना गया था कि पावर प्लांट अब ऑपरेट करना बंद कर चुका है, यानी ये अब काम नहीं कर पा रहा है। इसका कारण मैं आपको बताऊं, इसका कारण है कि रूसी ड्रोन हमले, रूसी मिसाइल हमले, इसके कारण से। और यूक्रेन में बिजली की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि पावर प्लांट्स को भी ऑपरेट करने के लिए बिजली की सप्लाई चाहिए होती है। पहले मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स है और ट्रांसमीटर्स हैं जो कि बिजली भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, पावर सबस्टेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, 110 केवी के सबस्टेशन, 220 केवी के सबस्टेशन, ये सारे सबस्टेशंस को तबाह कर दिया जाता है रूसी ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा, जिनके कारण पावर प्लांट्स में बिजली की सप्लाई नहीं आ पाती, जिनके कारण बिजली का उत्पादन करने वाले पावर प्लांट्स ही बंद हो जाते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिक देखने को मिलती है। बिजली का निर्माण करने वाले पावर प्लांट्स बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको खुद बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको बिजली भेजने वाले जो ट्रांसफॉर्मर्स है और सब स्टेशन है, इनको रूसी ड्रोन्स उड़ा देते हैं और रूसी मिसाइल्स उड़ा देती हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टैक्टिक देखने को मिलती है रूस की तरफ से। जेलेंस्की रिफ्यूजेस ट्रम्प्स प्लान, जैसा कि आप जानते हैं हमने थंबनेल में क्या लगाया है आज, और इसका कारण भी यही है। जेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया है कि इनका कहना है कि यूक्रेन हैज नो राइट टू गिव अप टेरिटरी, यूक्रेन के पास कोई अधिकार नहीं है अपनी धरती देने का। ये अपने आप को यूक्रेन मान रहे हैं, ये अपने आप को यूक्रेन मान रहे हैं, या फिर मे भी शायद जो भी हो, मैं इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं लगाना चाहता हूँ और ज्यादा लंबा इस बात को खींचना नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब मैं एक लाइन में कह देता हूँ कि यूक्रेन को ये युद्ध लड़ना है, बहुत लंबे समय तक लड़ना है, और इसमें यूक्रेन का साथ कौन देगा? ये तीन व्यक्ति, ये हैं जर्मनी के लीडर, जर्मनी के चांसलर, और ये हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, ये तो खुद जेलेंस्की है, और ये इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट। ये मुख्य प्लेयर्स होंगे जो कि अब इस युद्ध को खींचेंगे, क्योंकि अमेरिका अब पीछे हटने वाला है। अमेरिका पीछे हटेगा। ट्रंप को मालूम चल चुका है कि अब ये युद्ध का कुछ नहीं हो सकता जब यूरोप ही इस युद्ध को किसी कीमत पर भी जारी
जारी रखने के लिए ठान चुका है, ये फैसला कर चुका है, तो फिर अब फायदा नहीं है। और हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ट्रंप यहाँ से अपने हाथ पीछे खींच लेंगे और वेनेजुएला या चीन की ओर देखेंगे। ये ट्रंप की एक नीति देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब हम कोलंबिया थाईलैंड की। कोलंबिया थाईलैंड में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है युद्ध का। ये एक कोई बहुत भीषण युद्ध नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक टेम्पल है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल है यहाँ पर, प्रीच विहार करके। प्रीच विहार में ये देखिए, मैं इस टेम्पल की बात कर रहा हूँ। देखने में लग सकता है कि ये एक मंदिर है। अब इसके लिए क्या लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धा का टेम्पल, और बुद्धा का टेम्पल तो एक बहुत शांति भरा टेम्पल होता है। बुद्ध धर्म बहुत शांति भरा माना जाता है। लेकिन इसका कारण यह है कि ये कोई आम मंदिर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं आपको एक 3D व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मंदिर है प्रीच विहार टेम्पल, ये एक पहाड़ी के ऊपर है, और ये इस इलाके के आसपास के 100-150 किलोमीटर की मैं बात कर लूं तो सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने का जो दृश्य देख पा रहे हैं, सामने पहाड़ी के नीचे जो धरती आपको दिख रही है, ये कंबोडिया है। और ये मंदिर वैसे इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से है कंबोडिया के पास, लेकिन थाईलैंड इसको छोड़ना नहीं चाहता। और यही कारण है कि इस इलाके के आसपास जो युद्ध के हालात रहे हैं, ये बहुत सालों से रहे हैं। ये बहुत खूनी युद्ध होता रहा है। बीते, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली कितने महीने पहले की बात है, लेकिन इसी साल एक बार और छोटी क्लैशेस हुई थी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, और ट्रंप ने शांति करवाई भी थी नाम की, लेकिन अब ये शांति ध्वस्त हो चुकी है। मैं आपको कुछ 1-2 वीडियोस में दिखाता हूं किस प्रकार से टैंक्स से आर्टिलरी शेल्स फायर हो रही है। ये थाईलैंड की सेना है, इनके सैनिक हैं, और इनके द्वारा ये टैंक्स के अंदर का सीन है। ये टैंक के अंदर ऑपरेट कर रही है, आर्टिलरी शेल्स लोड की जा रही हैं और उसके बाद ये फायर की जाएंगी। ये देखिए, एक सैनिक यहाँ पर फिट कर रहा है आर्टिलरी शेल, और इसके बाद फिर जल्दी ही फायर की जाएगी। ये मैं इंतजार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ इसको, और यहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, अब ये फटेगा। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर दृश्य निकल कर आ रहे हैं। और कुछ देखें, एक तो कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का उपयोग कर रहा है थाईलैंड कंबोडियन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए, और कंबोडिया के द्वारा ज्यादातर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का और ड्रोन्स का उपयोग हो रहा है। मैं आपको इसमें बताऊं कि अब एक अनुमान कि इसमें युद्ध में आगे कौन है। युद्ध तो हो रहा है, चलिए, ये पहाड़ी के पीछे, क्योंकि कंबोडिया ये चाहता है और थाईलैंड ये देना नहीं चाहता है। दोनों के समर्थकों की बात करें तो थाईलैंड का सबसे बड़ा समर्थक रहा है ऐतिहासिक तौर पर यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कंबोडिया का समर्थक रहा है ऐतिहासिक तौर पर चाइना, चीन। लेकिन अगर दोनों के सैन्य बल की बात करें, कंबोडिया और थाईलैंड की, तो थाईलैंड कंबोडिया को मात दे देता है, क्योंकि थाईलैंड के पास लगभग 40 की संख्या में फाइटर जेट्स है, जिनमें कुछ मेरे ख्याल से F-16 फाइटर जेट्स हैं, और कुछ यूरोपियन कुछ फाइटर जेट है। मुझे उनका नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, थाईलैंड के पास 40 ठीक ठाक फाइटर जेट्स की एक फ्लीट है। और लेकिन कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के पास कोई भी फाइटर जेट नहीं है। इनके पास कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इनके पास कोई फाइटर जेट्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान में पहुंच जाता है कंबोडिया। थाईलैंड कंसीडर कर चुका है कि ये जो पीस था, पीस एग्रीमेंट कंबोडिया के साथ जो कि ट्रंप ने करवाया था, ये खत्म हो चुका है। आर्मी चीफ ने कह दिया है कि ये युद्ध ऐसा होगा कि हम कंबोडिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और कंबोडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत लंबे समय के लिए खो देगा। और अमेरिका ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है, अपने लोगों के लिए ट्रैवल वार्निंग जारी कर दी है। कुछ एक फोटोज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोटो है मिसाइल की। मिसाइल F-16 फाइटर जेट में फिट की जा रही है।
यहाँ पर मिसाइल नहीं है, ये GBU-12 लेजर गाइडेड बॉम्ब है। जी हाँ, ये अमेरिकन सप्लाइड बॉम्ब है। GBU-12 एक छोटे साइज का एक लेजर गाइडेड बॉम्ब होता है जो कि अमेरिका ही बनाता है और अमेरिका ही बेचता है। अमेरिका के द्वारा ही ये थाईलैंड को सप्लाई किया जाता है। दूसरी ओर कंबोडिया के पास हथियारों की बात करें तो इनके पास ज्यादातर रूसी हथियार या चाइनीज हथियार कुछ कुछ मात्रा में, कुछ कुछ रूसी हथियार है, लेकिन इनकी जो सेना है ये इतनी ज्यादा मॉडर्नाइज्ड नहीं है। और ये युद्ध लंबा होने वाला है। पिछली बार की क्लैशेस तो थोड़ी सी आसान थी, लेकिन इस बार की जो क्लैशेस होंगी ये थोड़ी सी मुश्किल होंगी। क्योंकि इसका मैं कारण बताऊं तो यहाँ पर इनके जो विदेश मंत्री हैं थाईलैंड के या फिर ऐसा कुछ, इन्होंने ये बताया भी था कि हम ये युद्ध लंबा लड़ने वाले हैं और यहाँ पर पीस नहीं होगी, यहाँ पर शांति की बातचीत के लिए अब कोई स्थान नहीं है और थाईलैंड कंबोडिया को हरा कर रहेगा, ऐसा थाईलैंड का मानना है। खैर, इसमें कौन किसको हराएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं आप तक अपडेट्स लेकर आता रहूंगा ऐसे ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।